नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी भूतिया कहानी की चीर फाड़ करते हैं जो नींद उड़ा सकती है। हम ये जानेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मिलकर एक कहानी को इतना असल में डरावना बना देती हैं। चलिए इस कहानी के डर की गहराइयों में उतरते हैं। सोच के देखिए, कहानी की शुरुआत ही हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर कोने में डर छिपा है। ये लाइनें सिर्फ माहौल नहीं बना रही, नहीं, ये तो हमारे मन में आने वाले खौफ का बीज बो रही हैं। लेखक चाहता है कि हम भी बिल्कुल राहुल की तरह अकेला और बेबस महसूस करें। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर। कहानी लिखने की भाषा में इसे एक्सपोजिशन कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां हमें किरदारों से और कहानी की दुनिया से मिलवाया जाता है। और हाँ, यहीं पर वो घटना होती है जो पूरी कहानी को एक असली मोड़ देती है। तो कहानी का हीरो है राहुल, और देखिए उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है। एकदम सुनसान सड़क पर, जहाँ दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं है। ये डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है, एक आजमाया हुआ नुस्खा। किरदार को उसके कंफर्ट जोन से निकालो और बिल्कुल अकेला छोड़ दो। और फिर एंट्री होती है उस साये की। लेकिन ये कोई मामूली भूत नहीं है। लेखक ने हमें बड़ी डरावनी डिटेल्स दी हैं। आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, चेहरा एकदम पीला, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल बेजान। यही छोटी छोटी बातें हैं जो उसे सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि एक जीता जागता खौफ बना देती हैं। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से चीजें सीरियस होने लगती हैं। टेंशन और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। इसे राइजिंग एक्शन कहते हैं। यहाँ कहानी का रहस्य और गहरा हो जाता है और हमारे हीरो के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर हमें उस भूत और उस मनहूस जगह के बारे में पहली बार पता चलता है। राहुल की माँ उसे चेतावनी देती है। ये कहानी में एक अशुभ संकेत की तरह है जो हमें बताता है कि भाई, ये कोई यूं ही भटकती हुई आत्मा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो अब उस भूत को एक नाम मिल गया है और एक बहुत ही दर्दनाक अतीत भी, सुहानी। अब वो सिर्फ एक डरावनी शक्ल नहीं रही, अब वो एक ऐसा किरदार है जिसके पास बदला लेने की एक ठोस वजह है। यहाँ देखिए कि रहस्य कैसे बनाया जा रहा है। एक तरफ है अफवाह जो हमें पता है, लेकिन दूसरी तरफ है सच्चाई जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। क्या अफवाह ही सच है? यही सवाल है जो हमें कहानी से बांधे रखता है। हम बेचैन हो जाते हैं कि आखिर सच है क्या। और अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। आतंक अब सड़क पर नहीं बल्कि सीधा राहुल के घर के अंदर घुस आया है। सीढ़ियों पर अजीब कदमों की आहट, दीवारों से खरोचने की आवाजें और फिर प्लास्टर पर लंबे नाखूनों के निशान। इसका मतलब साफ है, अब वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और फिर वो मैसेज, खून जैसे लाल पदार्थ से लिखा हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। पहली बार वो भूत अपनी ख्वाहिश साफ साफ बता रहा है। मतलब ये कोई बेमतलब का डर नहीं है, ये एक मिशन है, एक साफ मिशन। ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। राहुल का दोस्त विनय, जिसने उसे सुहानी के बारे में बताया था, वो अचानक गायब हो जाता है। अब खतरा सिर्फ डरावनी आवाजों तक नहीं रहा, अब ये जानलेवा हो चुका है। विनय का गायब होना इस बात का सबूत है कि अब किसी की भी जान जा सकती है। तो अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी क्लाइमैक्स। ये वो पल होता है जहां हीरो और विलन आमने सामने आते हैं और सारे राज, सारे सीक्रेट्स सब खुल जाते हैं। अब देखिए, राहुल अब डरपोक नहीं रहा। विनय के गायब होने के बाद वो जवाब खोजने के लिए खुद खतरे के मुंह में जा रहा है। उसकी बाइक काली कोठरी के पास मिलती है और वो उस पुरानी हवेली की जांच करने का फैसला करता है। ये सफर उसे सीधे कहानी के दिल तक ले जाएगा। और अंदर उसे क्या मिलता है? कुछ चीजें। सुहानी की एक पुरानी तस्वीर, उसके दुपट्टे का एक फटा हुआ टुकड़ा और तस्वीर के पीछे एक मैसेज। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये सुराग हैं। ऐसे सुराग जो राहुल को सीधे सुहानी के आखिरी दर्दनाक पलों से जोड़ते हैं। हर सुराग के साथ कहानी और भी ज्यादा निजी और भी ज्यादा दुखद होती जा रही है। तस्वीर के पीछे लिखा है, मेरी आखिरी रात मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने। सोच के देखिए, ये संदेश धोखे की एक और परत जोड़ देता है। आखिर कौन थे ये अपने जिन्होंने उसे धोखा दिया? ये सवाल दिमाग में घूमने लगता है। लेकिन उसके दुश्मन थे कौन? और सच में उस रात हुआ क्या था?
इससे पहले कि हमें जवाब मिले, कहानी हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। ये हमें उस बड़े खुलासे के लिए तैयार कर रही है जो अब खुद सुहानी की आत्मा करने वाली है। और फिर सुहानी राहुल को एक विजन दिखाती है, सब कुछ जो उसके साथ हुआ था, एक के बाद एक। पहले जमींदार के बेटे का झूठा वादा, फिर जब सुहानी ने उसका सामना किया तो उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को उसी काली कोठरी में छुपा दिया गया। ये कहानी का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला पल है। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तो एक छिपे हुए कमरे में सुहानी उसे विनय की लाश दिखाती है, बेजान। क्लाइमैक्स का अंत होता है इस भयानक खोज के साथ। ये वो पल है जो हमें बताता है कि सुहानी का इंसाफ कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर सुहानी कहती है, मैं चाहती थी कि कोई मेरे सच को दुनिया को बताए। विनय समझ नहीं पाया, उसे रोकना पड़ा। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताती है कि उसने विनय को क्यों मारा। मतलब इस एक पल में वो एक पीड़ित भी है और एक कातिल भी। ये कहानी को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता है जहां सही गलत की लकीर धुंधली हो जाती है। तो उस भयानक रात के बाद आगे क्या होता है? अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, जिसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं। यहाँ हम क्लाइमैक्स के बाद की स्थिति को देखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया। राहुल गांव वालों को सबूत दिखाता है और सुहानी की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी जाती है। मतलब एक झूठी शांति का माहौल बन जाता है, बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति की तरह। लेकिन क्या सच में एक पूजा किसी भूत के इंसाफ की मांग को पूरा कर सकती है? ये सवाल अचानक से हमारी उम्मीदों को तोड़ देता है। एक इशारा करता है कि शायद असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर वो आती है एक आखिरी बार राहुल के सामने और कहती है, तुमने मेरा सच तो दुनिया को बता दिया। इन शब्दों के साथ कहानी के आखिरी और सबसे डरावने मोड़ की तैयारी होती है। वो शांति के लिए तो नहीं आई है, तो फिर किस लिए? और हम इस कहानी को इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक भूत का इंसाफ आखिर चाहता क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसाफ क्या है? बदला क्या है? और शांति क्या है? क्या सिर्फ सच बता देना ही काफी होता है, या इंसाफ की कीमत कुछ और होती है? इसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है।